We have the pleasure today of having with us Dr. Manish Jessel, who is a book writing fellow at the Nehru Memorial Museum and Library. He will be speaking on a very interesting subject today, that is a study of cinema and politics of northeastern states. We know that all over the world there is a deep connection between cinema and politics. Cinema, of course, is a reflection of the society on the whole, and politics is an endeavor that makes and remakes a society. So there is a deep connection between politics and society on the one hand, and politics and cinema on the other. In the mainstream Hindi cinema, we can find a large number of movies in the last 70 years, which in some way or the other were a reflection of the, the politics of the time. And this is true of all parts of India. It is not just about India at the macro level, but India at the micro level, that is at the regional and provincial level, that we find a close connection between the politics of the locality and the cinema produced in that locality. We know that there are some very important concerns in the Northeast, for example, autonomy of various tribal and other local communities, demographic concerns, state boundaries, maintaining cultural diversity, maintaining cultural identities of different groups of people. These are certainly some of the concerns which, to the best of my knowledge, have been expressed in the cinema, which deals specifically with that region. So, to throw further light on this subject, I would now like to invite Dr. Manish Jessel to proceed with his lecture. And after he has spoken for about 30 minutes, we will have the question and answer session. So, once again, I welcome Dr. Manish Jessel and all the participants in this webinar. Thank you. Dr. Jessel, please go ahead. Thank you so much, sir, for inviting me. सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कर रहा हूं एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे वक्त पे जब हम पूरी दुनिया कोरोना जैसे वायरस से लड़ रही है। पूरी दुनिया का सिनेमा भी इस महामारी से लगातार लड़ रहा है। ऐसे में मुझे नॉर्थ ईस्ट पर अपनी बात रखनी है, और नॉर्थ ईस्ट पर बात करने से पहले मैं इसकी पूरी एक रूपरेखा रख देता हूं कि ये विषय क्यों चुना गया, और इसके पीछे अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो हिंदी में बात भी क्यों कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। हमने देखा कि 100 वर्षों के सिनेमा के पूरे शताब्दी वर्ष में, पूरे भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष में हम देख रहे हैं कि कैसे एक पॉलिटिक्स नजर आ रही है पूरी दुनिया में कि एक सिनेमा को कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए, उसको कैसे व्यवसाय में कन्वर्ट किया जाए। और जब कन्वर्ट हमने कर दिया तब हम वहाँ पे आंकड़े गिना रहे हैं कि 400 करोड़ या 500 करोड़ या आप जो है अब सिनेमा लगातार बढ़ता चला जा रहा है अलग अलग। लेकिन भारतीय सिनेमा की जब बात हो रही है तो मेरे पे एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ कि हिंदी में बनने वाली फिल्मों की संख्या 2019 के CBFC ने जो अपनी बात रखी थी, CBFC में जो फिल्में सर्टिफिकेशन के लिए गई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में, उसमें 495 फिल्म्स जो थी वो हिंदी की थी, 336 फिल्में कन्नड़ की थी, तेलुगु की 281, तमिल की 255, मलयालम 219, बंगाली 193, मराठी 164, भोजपुरी 101, गुजराती 80, पंजाबी 63, उड़िया अप्रॉक्स 50। असमिया की जब बात हो रही है तो 16 फिल्में प्रतिवर्ष बनाने वाला सिनेमा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस स्टेट माना जाता है। 16 फिल्में बनाने वाला असम। पूरा एक अगर सिनेरियो देखें तो 2000 के करीब भारत में फिल्में बनती हैं, और उन 2000 में 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें ज्यादा गौर करने की जरूरत है। उनमें एक भाषा है तुलु और एक है फ्रार। दोनों भाषाएं में 2-2 फिल्में बनती हैं, और शायद हम सबको पता भी नहीं होगा कि ये पहली बार तो हम इसका नाम ही सुन रहे हैं कि ये कौन सी भाषा है। तो मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ।
मैंने जब ये विषय चुना पूर्वोत्तर भारत का सिनेमा और राजनीति, नेहरू लाइब्रेरी नई दिल्ली ने मुझे इसके लिए बुक फेलोशिप प्रदान की और काम करने को दिया, मौका दिया कि आप इस पर फ्री होकर के काम कर सकते हैं। तब मैंने देखा कि असम और इससे जुड़े हुए जो 8 स्टेट्स हैं उनमें कल्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ के सिनेमा में वहाँ के समाज का क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो पता चलता है कि असम में 16 फिल्में बन रही हैं, अरुणाचल में लगभग 100 के करीब भाषाएं हैं, वहाँ बोलियां हैं, वहाँ की अपनी जो छोटे छोटे जो ट्राइब्स हैं उनकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं, तो उनमें वो फिल्में बना रहे हैं। मिसिंग एक भाषा है, बोडो, बोडो वहाँ की एक भाषा है, उस पर भी फिल्में बन रही हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग प्रतिवर्ष 40 तक फिल्में बन जाती हैं सभी स्टेट्स को मिला करके, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो सिनेमा हॉल में दिखाई जाने वाली फिल्में हों। अब जब हम बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी में सिनेमा, नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा पर क्या फोकस किया जाए, क्यों देखा जाए, क्या है वहां पर खास, तो हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स में एक फिल्म रिलीज हुई अपनी, नागालैंड के एक डिश को लेकर के यह फिल्म बनती है। निकोलस खारकोंकर ने ये फिल्म बनाई अपनी। हम बार बार मीडिया में खबर सुनते हैं कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ या लड़के के साथ में किसी तरीके की अभद्र व्यवहार हो गया या किसी तरीके की मारपीट हो गई, या फिर उन्हें किसी उसके कद काठी को लेकर के या उनके शरीर की बनावट को लेकर के उनको बता दिया जाता है कि आप इस तरीके के हैं और उनको एक अवहेलना की नज़र से देखा जाता है। उस फिल्म को निकोलस ने, इस पूरे मुद्दे को निकोलस ने दिल्ली के पूरे सिनेरियो में रखा और बताया कि जब हम एक स्टेट है, उस स्टेट की एक आइडेंटिटी है, नागामीज अगर कोई है, कोई नागा है, तो वो नागा ऐसे नहीं है, वो नागा के कल्चर लेके जी रहा है, एक अपनी बात को रख रहा है। तो दिल्ली में एक परिवार है, दिल्ली के 10-12 दोस्त हैं, 10-12 साथी हैं, और वो एक इलाके में रहते हैं दिल्ली में ही, और दिल्ली में उनके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या वो अपने मनपसंद का खाना बना नहीं सकते, अपनी अपनी बात को रख नहीं सकते, तो वो फिल्म बताती है। तो आप अगर कभी मौका लगे तो अपनी को देखिए, और अपनी बताएगी कि आप अपनी फेवरेट डिश, अपना जो जरूरी खाना है जो हम बनाने के लिए कह सकते हैं कि हमें कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं अपनी फेवरेट डिश को खाने के लिए, बनाने के लिए। एक उसी में एक शादी का एक सीन है कि नागामीज पीपल की कैसे शादी हो रही है। शादी का भी एक कल्चर है कि लड़की दिल्ली में रह रही है, IAS की कोचिंग करती है, और जो अपना उसका स्टेट है वहां पर उसकी बहन के साथ हस्बैंड की शादी हो रही है। नाम लड़की उसकी बहन का है, लेकिन शादी इसके नाम से हो रही है, और वो सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में यूट्यूब से मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए उस शादी को अटेंड कर रही है, अपनी खुद की शादी को अटेंड कर रही है। तो एक अलग सा कल्चर हमें उस फिल्म के जरिए देखने को मिलता है। तो मैंने जब इस रिसर्च को करना शुरू किया तो अपने जो मेरा विषय है मैंने इसको 5 या 7 डिवाइडेशन किए, जिसमें पहले मैंने देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। दूसरा मैंने इस पे देखा कि पूर्वोत्तर भारत का जो सिनेमा है इसका ऐतिहासिक क्रम क्या है, क्या कैसे ये सिनेमा चलता रहा है, कि क्यों इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये मैंने देखा। तीसरा, हिंदी सिनेमा और पूर्वोत्तर राज्यों का सहसंबंध क्या है, क्या कोलैबोरेशन दोनों के बीच में है। पूर्वोत्तर भारत से जुड़े फिल्मकारों की मैंने यहाँ बातचीत की है कि कौन कौन से फिल्म कलाकार हैं, कौन कौन से फिल्म से जुड़े लोग हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के सिनेमा का वर्तमान स्वरूप और भविष्य की अवधारणा क्या होगी, इस पर भी मैंने काम करने की कोशिश की है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के फिल्मकारों से सिने संवाद मैंने इसमें किए हैं। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि असमिया सिनेमा से। असमिया सिनेमा का पास्ट कैसा रहा है। आप देखिए कि 1935 में एक फिल्म बनती है जयमती। जयमती नाम की एक फिल्म जो ज्योति प्रसाद अग्रवाला बनाते हैं। इन्होंने इस फिल्म को बनाते समय जिस माहौल को कैप्चर किया, आप देखिए कि 1913 में भारतीय सिनेमा की शुरुआत हो जाती है और 1935 में जाकर के असम में सिनेमा बनता है, और वो जयमती जो है अंग्रेजों से लोहा लेने वाली पहली महिला प्रधान फिल्म असम में बनती है। हम जब महिला विमर्श की बात कर रहे होते हैं तो दुनिया भर की फिल्मों की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम असम के, जो असम की पहली फिल्म है उसको भूल जाते हैं। अंग्रेजों से टक्कर लेने वाली जयमती एक इनकी अपनी आइकॉन
को ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने एक पिक्चराइजेशन किया और उसको दिखाने की कोशिश की। अब उस फिल्म, जाहिर सी बात है, फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि उस भाषा में देखने वाले दर्शक नहीं थे। एक भाषा का संकट बहुत ज्यादा समझ में आया कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला को, कि अपनी भाषा में कौन लोग सिनेमा देखेंगे, क्योंकि 1935 का दौर था, सिनेमा अभी ज्यादा प्रचलित नहीं था। इसके बाद अब बहुत ज्यादा मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि करते करते आजादी के बाद असम में सिनेमा में परिवर्तन क्या आए। सिनेमा में परिवर्तन आया कि अब बंगाल और मुंबई और हैदराबाद की तरफ जो असम के फिल्मकार थे वो जाने लगे, और उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ फिल्म का कल्चर है, फिल्म हमारे यहाँ सामाजिक विषय बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी, जो कह सकते हैं कि एक ऐसे विषय हैं, ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो दिखाया जा सकता है किसी भी फिल्म में। तो वो दिखाया, लेकिन टेक्नीशियन और फिल्म को बनाने के लिए लगने वाला पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके चलते कई बार फिल्में बनी भी, और मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी फिल्में बनी और नहीं बन पाई इस वजह से। तो ये होता है। अब आप देखिए कि असम आज की डेट में असम का सिनेमा क्या है। आज आप देखिए, रत्नाकर जैसी फिल्म 11 करोड़ 12 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म, भारत की असम की एक ऐसी फिल्म जो 12 करोड़ रुपए कमाती है, और उसका डायरेक्टर जतिन बोरा कहते हैं कि यह फिल्म क्यों हिट हुई, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके पीछे ये जान सकते हैं हम, कि हम बता सकते हैं कि भाई ये जो फिल्म है इसको किस तरीके लोग देखें या क्या देखें इसमें। तो मेरी जब जतिन बोरा से बात हुई, जतिन बोरा बताते हैं, मैंने पूछा कि आप सर ये जो फिल्म है यह क्यों हिट हो गई, यह फिल्म 12 करोड़ रुपए पहली बार असमिया फिल्म के इतिहास में 12 करोड़ रुपए कैसे कमा लेती है। तो बताते हैं कि दर्शक का जो कॉन्सेप्ट है, दर्शक क्योंकि दुनिया भर की चीजें देख रहा है, दर्शक के पास में अब यूट्यूब है, दर्शक के पास में अब नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, G5 है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी अपने इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जिनमें फिल्म लॉन्च की जा रही हैं। तो लेकिन एक कोई स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है, स्पेसिफिक कोई लिंकअप नहीं है कि आप उसी धारा में, आप उसी फ्रेम में आप फिल्म बनाइए तो हिट हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी दूसरी फिल्म ना चल पाए, लेकिन 12 करोड़ रुपए कमाने वाली रत्नाकर का डायरेक्टर यह मान रहा है कि भविष्य में भी वह संकट में रहेगा, उसके पास अगली फिल्म बनाने का संकट है। विलेज रॉक स्टार की बात करते हैं। विलेज रॉक स्टार असम की रीमा दास ने ये फिल्म बनाई, और एक कैरेक्टर है उसमें धुनु। धुनु नाम की लड़की है, छोटी 12-15 साल की बच्ची है। उसका सपना है कि वह अपना बैंड खोलेगी, और उस बैंड के जो महत्वाकांक्षा के सहारे रीमा ने असम की बाढ़ को एक समस्या बनाया कि असम में किस तरीके की जो बाढ़ है वह क्यों आ रही है, या उससे किस तरीके सरकारों को निपटना चाहिए, वह यह बताती है। उसमें एक सीन है कि जिसमें धुनु कहती है, वी नीड टू बैन द फ्लड, वी नीड टू बैन द रेन। हम किस तरीके से बाढ़ को रोकें, हम बाढ़ को रोकना चाहते हैं और हम बारिश को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उस असम में आने वाली बाढ़ की समस्या और असम में होने वाली बारिश दोनों समाज के लिए घातक हैं। इसके साथ में एक और इसी मुद्दे पर एक और फिल्म, कृपाल कलिता नाम के एक असमिया फिल्मकार हैं, उन्होंने भी एक मेक द क्लाउड करके एक फिल्म बनाई है। उसमें असम का एक पूरा एक गांव है और उस गांव में बाढ़ आ जाती है, और उस बाढ़ से कृपाल अपनी फिल्म में बता रहे हैं कि दो कैरेक्टर हैं, बीरेन और उसकी पत्नी राधा, और उसकी दो बच्चियां अकोन और अकोनी। अब इन 4 कैरेक्टर के सहारे पूरा आसाम हमें दिखता है, आसाम की समस्या दिखती है कि कैसे एक समाज पलायन कर रहा है दूसरे राज्यों की तरफ, या दूसरे अपने गांव को छोड़ करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो बीरेन ने बताया, बीरेन का घर पूरी तरीके से बाढ़ में डूब जाता है, और उस डूबने के बाद में वो पलायन करता है शहर की तरफ, और शहर में उसे काम मिल जाता है, उसे और उसकी पत्नी को। और जो सुपरवाइजर होता है, उस सुपरवाइजर की नज़र राधा पर पड़ती है, राधा को वो किसी तरीके से जो है भगा ले जाता है। और अब जब राधा भाग जाती है, राधा के अपने खुद के सपने हैं, इस चक्कर में वो उसके साथ चली जाती है सुपरवाइजर के साथ में। लेकिन अब बीरेन और उनकी दो बच्चे
वो दोनों पूरे शहर में, पूरे गुवाहाटी में घूमते हैं, वो खोजते हैं अपनी माँ को, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, और इस ढूंढने के क्रम में भी वह देख रहा है कि इससे अच्छा उसका गांव था। और फिर वो मजबूरी में हार करके अपने गांव पहुंच जाता है, और फिर वो कभी वापस नहीं आ पाता। तो एक तरफ महत्वाकांक्षाएं इंसान को शहर की तरफ ले जा रही हैं, दूसरी तरफ उसको अपना समाज जो है वो पूरी तरीके से खराब कर रही है। इसके बाद असम के बाद अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय का जो सिनेमा है, मेघालय में आप देखिए कि प्रदीप कुर्बा एक फिल्म मेकर हैं, उनकी एक फिल्म उनाता, उनाता एक ऐसी फिल्म है जो रेप विक्टिम की कहानी कहती है। रेप विक्टिम लड़की है, वो लड़की 25 साल की लड़की जो शहर में जाकर के पढ़ रही होती है, उसका 4 लड़कों द्वारा बलात्कार कर दिया जाता है। उस शहर को छोड़ करके अपने घर वापस जाती है, और उस घर में जाने के बाद आमतौर पर उस रेप विक्टिम के साथ में किस तरीके का अत्याचार, किस तरीके की बर्बरता ये समाज करता है हमारा, चाहे वो नॉर्थ का समाज हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट, चाहे वो कुछ और कोई और भी स्टेट का समाज हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का, और बेसिकली खासी में बनी ये भाषा, खासी लोगों, खासी समुदाय पर बनी ये फिल्म बताती है कि अगर उसके साथ रेप जैसी घटना हो गई है, तब भी उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हो गई है तो किसी तरीके से उसे संभाला जाए, उसको नई जिंदगी देने की कोशिश की जाए। तो उसमें 2-3 बहुत ही अच्छे, कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर के जरिए उस फिल्म में जान डालने की कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि जब भी हिंदी सिनेमा हमने देखा होगा, किसी लड़की के साथ अगर रेप हो जाता है तो उसको बहुत ब्लैकनेस में दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो बहुत अंधेरे कमरे में रह रही है, वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि किसी से बात नहीं करती है, या कहीं जाती नहीं है घूमने। लेकिन उनाता नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। तो उनाता में जो लड़की है, वो लड़की बाहर निकलती है और लोगों से बातचीत करती है, और वो लोग ऐसे नहीं कि उनको उसके बारे में, उनाता के बारे में पता नहीं है। उनाता के बारे में पूरे गांव को पता होता है कि इसके साथ ये घटना हुई है। इसके बावजूद वो सब पूरे गांव वाले उसे अपनाते हैं। और उसमें एक कैरेक्टर है, एक वृद्ध है, वो भी अंधा है। उस अंधे के सहारे उनाता, वो वृद्ध कहता है कि तुम मेरी नजरों से अगर देखोगी इस समाज को, उस अंधे की नजर से, तो हो सकता है तुम्हें समाज अच्छा लगेगा और तुम्हें जीने की ख्वाहिश नजर आएगी। तो वो फिल्म आप देख, कभी अगर मौका लगे तो देखिए कि एक समुदाय, जो छोटा सा समुदाय है, लगभग 4 से 5 हजार इसकी जनसंख्या है खासी की, और वो इस पर एक अच्छी फिल्म मानी जा सकती है। इसके अलावा हेमंत डायरेक्टर हैं असम के, हेमंत कुमार। उनका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी फिल्म बना तो लूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक। हाँ, हेमंत कहते हैं कि अगर कोई भी फिल्म अगर मैं बनाता हूँ, या मुझे बनानी चाहिए, किसी भी विषय पर अगर कोई फिल्म बना ली जाए, या कोई डायरेक्टर असम का बनाता है, तो 1 फिल्म 2 फिल्म तक तो वो बना सकता है। लेकिन जैसे ही उसके पास अगला अगला फिल्म का प्रोजेक्ट आता है, या कोई उसे अगली फिल्म बनानी होती है, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो पैसे कैसे, कहाँ से वो इकट्ठा करे, या फिर कहाँ वो दिखाए, या फिर उसके सामने एक। हाँ, मैं आपको सारी फिल्में, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं सारी फिल्में आपको भेज सकता हूँ। पहले पूरी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो हेमंत जो है असम के रहने वाले हैं, और असम में बताते हैं कि उनकी एक फिल्म ओथेलो, जो जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। और उस पुरस्कार के मिलने के बावजूद उस डायरेक्टर की आप कोई खबर अगर आप देखें, नेट पर, मीडिया पर सर्च करें, तो हो सकता है आपको ना मिले। कोई भी आपको उनके नाम के बारे में ना मिलेगा, ना उनकी फिल्म के बारे में कुछ मिलेगा। ओथेलो बताती है कि आप एक ऐसा समाज बनाइए, एक ऐसा समाज देखिए असम का, जो समाज स्ट्रक्चर्ड है, बहुत बटा हुआ समाज नहीं है। कह सकते हैं कि जिसमें पारिवारिकता है, उसमें सांस्कृतिक चेतना है, उसमें सामाजिक सद्भावना है। वो सारी फिल्म, सारी चीजें ओथेलो में मिलती हैं। इसके बाद एक और फिल्म बनाई थी एहसान मुजीब ने, 2000 लगभग 18 के करीब, 18 या 17 के करीब। उसका नाम है सोनम। वो फिल्म अरुणाचल
कि एक मोनपा समुदाय है, मोनपा समुदाय पर बनी फिल्म है सोनम, और उसमें अरुणाचल का जो ये एक समाज है, मोनपा जो ट्राइब है, उस ट्राइब को लेकर के बताते हैं एहसान मुजीद कि यह समाज दो ऐसे वर्गों में बटा हुआ है कि जहां पर आज भी एक महिला पांच पांच लोगों के साथ में एज अ वाइफ रहती है। एक पत्नी की भूमिका में वह एक लड़की रहती है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि वह उनकी आमदनी का जरिया ना बंद हो जाए, या उनकी जो कह सकते हैं कि उनका परिवार किस तरीके के संकट के दौर में गुजर रहा है वह न बंद हो जाए, इसके लिए उन्हें ये करना पड़ता है। आप देखें कि मोनपा समुदाय में क्या चल रहा है आज भी। अगर ये फिल्म अगर उत्तर भारत में या हिंदी सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा में बनती तो क्या होता। तो सोनम में मोनपा समुदाय की एक लड़की है जो 5 भाइयों द्वारा शादी कर ली जाती है। एक लड़की है, वो पांचों लोगों के साथ में रहती है, और जब भेड़ चलाते हैं वो लोग, याक का पालन करते हैं, क्योंकि जो भी याक हैं वो लगभग जब टेम्परेचर जहाँ ठंडे प्रदेशों में ज्यादा पाई जाती हैं, तो जब लोग एक भाई जैसे मान लीजिए कि वो ऊपर चला गया, पहाड़ की तरफ ऊपर चला गया ले जाके भेड़ों को, तो एक भाई उसको बेचने चला गया, उनकी ऊन को बेचने चला गया, एक भाई मार्केट चला गया, एक भाई घर में रह रहा है। तो एक एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहे, और वो लेकिन लड़की, अब इसको सोचने वाली बात यह है कि वो लड़की की मनोदशा क्या होगी, उस मनोदशा को समझने वाला कोई नहीं है, जिसको लेकर के एहसान मुजीद इस बहुत ही संवेदनशील फिल्म बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सिनेमा टीच नहीं करता, सिनेमा हमें सेंसिटाइज करता है, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो हमें टीच ना करके हमें सेंसिटाइज करें। और वो फिल्म 2018 के इंडियन पैनोरमा में वो फिल्म शामिल होती है गोवा में, और उस फिल्म को देखने के बाद कुछ ऐसे, जब मैंने अरुण लोचन दास नाम के एक फिल्म क्रिटिक हैं, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ हिंदी प्रदेश के जो मीडिया के जो जुड़े हुए फिल्म क्रिटिक्स हैं, उन्होंने कहा कि यह क्या इंडिया में है, यह पार्ट जो अरुणाचल की जो फिल्म है वो क्या इंडिया के लोग हैं। उसमें एक इंसान, एक घोड़े में बैठा हुआ एक इंसान है, और वो पूरे के पूरे जैसे राजा का ड्रेसअप होता है उस पूरे ड्रेसअप में है, उसको देख करके लोग भौचक हो रहे थे। तो बताया जाता है कि नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यह अरुणाचल की एक मोनपा जनजाति है, इनकी अपनी कहानी है। इसके अलावा मंजू बोरा नाम की एक फिल्मकार है, बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्मकार मानी जाती है। इनकी अगर लास्ट की 3 फिल्मों की बात करें तो इनकी जो पहली फिल्म, लास्ट की 3 फिल्मों में, हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है महाभारत के जैसा लग रहा है, लेकिन महाभारत से बहुत अलग है। क्योंकि आज भी जब एहसान मुझे भी बताते हैं कि मैंने जब ये फिल्म बनाई थी और इंडियन पैनोरमा में जब मुझे बुलाया गया और वहां पर जब मुझसे बातचीत हुई, तो लोगों ने कहा कि यह तो कॉन्सेप्ट आपके महाभारत जैसा है। तो उन्होंने कहा कि मोनपा जो जनजाति है वह तो जानती भी नहीं है कि महाभारत है क्या, महाभारत का कॉन्सेप्ट क्या है, उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे मान लें उसको। तो ऐसा नहीं है, उनका अपना एक वर्षों से चली आ रही परंपरा है। जब मंजू बोरा पांग जेनपा नाम की पांग चेनपा में एक फिल्म बनाती हैं, इन द लैंड ऑफ पॉइजन वीमेन, इस फिल्म को बनाती हैं, उस फिल्म को पांगजेनपा भाषा में बनाते समय उन्होंने ध्यान रखा कि यह फिल्म किन दर्शकों को तक पहुंचाई जाए। तो पांगजेनपा बोली में जब ये फिल्म बनती है इन द लैंड ऑफ पॉइजन वीमेन, तो इसमें बताया जाता है कि आज भी देश में एक ऐसा हिस्सा है, एक देश में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समुदाय है जहां पर विष कन्याएं पाई जाती हैं। विष कन्याएं मतलब जो कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला जो जिसके अंदर जहर भरा हुआ है और वो डस लेती है। तो ये इसको लेकर के उन्होंने देखा, जाना, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई इन द लैंड ऑफ पॉइजन वीमेन। सांत्वना बोल्डोलोई नाम की एक फिल्म मेकर हैं, आसाम की ही। इन्होंने अपने जीवन में 2 फिल्में बनाई, और दोनों फिल्म बहुत ही सुपरस्टार, कह सकते हैं कि वो असम की सुपरस्टार टाइप की फिल्में हैं वो, और सुपर हिट फिल्में हैं। पहली फिल्म है अदज्या और दूसरी फिल्म है माज रती केतिकी।
पहली फिल्म जो अदज्या है, वो अदज्या कहती है कि मामी गोस्वामी के उपन्यास पर यह फिल्म बनी थी। और उस फिल्म में, अदज्या में बताया जाता है कि एक लड़की है जो चाहती है कि वो अपने समाज का जो अपना जो विधवा हो गई है, वो लड़की विधवा हो चुकी है, बहुत यंग एज में विधवा हो चुकी है, वो चाहती है कि वो अपने घर का खर्चा चलाए, वो अपने घर की जो प्रॉपर्टी है उसको संभाले। लेकिन समाज, एक ऐसा समाज जो पुरुष सत्ता के करीब है, पुरुष सत्ता ही इसको चला रही है, तो वह उसे ऐसा करने से रोकती है। उसी में एक ऐसी वृद्ध विधवा है जो चाहती है कि वो अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करे, और उस पति की अंतिम इच्छा यह थी कि वह काशी जाए, बनारस जाए, लेकिन वह भी नहीं जा पाती। तीसरी, इसी में तीसरी स्टोरी यह भी है कि इसमें जो महिला है, वो कहती है कि विधवा वो भी है, और वो चाहती है कि वो अपने पति से पूर्व जो प्रेमी था उसको संभाले, उसके साथ वो शादी कर ले, लेकिन उसे भी ऐसा करने नहीं दिया जाता है। और इनकी सांत्वना बोर्डोले की ये दूसरी फिल्म माजरती केतकी, जिसमें आदिल हुसैन ने एक लीड रोल किया है। वह फिल्म बताती है कि एक साहित्यकार है, बहुत नामी साहित्यकार है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, और वह पुरस्कार लेने के बाद, जैसे ही वो पुरस्कार उस साहित्यकार को मिलता है, वो अपने गांव जाता है, असम में जाता है, और उस असम में जाते समय जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, और उस गांव में पहुंचते ही जब उसके सामने अपना डूबा हुआ घर नजर आता है, बाढ़ से डूबा हुआ घर नजर आता है, तो पता चलता है कि आज भी वही चीजें, लगभग 20 साल 30 साल पहले जब उसने घर छोड़ा था, और उसके बाद भी आज भी वही स्थिति उसके सामने बनी हुई है। तो एक साहित्यकार अपने वापस घर जाते समय वो क्या लिख रहा है, क्या सोच रहा है, यह भी वो फिल्म बताती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश के सिनेमा की, तो अरुणाचल, अब देखिए इसे असम में तो असमिया, बोडो और असम बोडो भाषा और मिसिंग बोली जाती है, लेकिन अरुणाचल भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पर अपनी कोई भाषा नहीं है उनकी, क्योंकि लगभग 100 के करीब वहां पर बोलियां हैं, और जो जनजातियां हैं उनकी 4-4 5-5 हजार जिनकी जनसंख्या है, उनकी अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है। हम अब आप अगर आप अभी यूट्यूब पर या किसी न्यूज़ पर अगर आप देखें, तो केजांग दी थोंगतोक नाम के एक फिल्मकार, जो 30 साल के करीब होंगे, 27-28 साल के फिल्मकार हैं ये केजांग, उन्होंने एक फिल्म बनाई ली चिपो। यह फिल्म शेर तुपकेन भाषा में है। शेर तुपकेन एक बोली है जो लगभग 4 से 5 हजार जनसंख्या वाले जो जनजातियां हैं उनकी अपनी भाषा है शेर तुपकेन। उस शेर तुपकेन भाषा में बनी हुई फिल्म ली चिपो बताती है कि यह समाज आज भी, आज जो उनका पैतृक धंधा था हनी हंटिंग करने का, वह खत्म सा हो गया है। तो केजांग से जब मेरी बात होती है, केजांग बताते हैं कि मैं इसी समाज का रहने वाला हूँ, ये बौद्धिस्ट कम्युनिटी मानी जाती है, और बौद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़े केजांग बताते हैं कि हमने फिल्म को एक डॉक्यूमेंटाइजेशन के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं चाहता था कि मैं अपने समाज के लिए सिनेमा के जरिए कुछ काम करूं, तो उन्होंने ली चिपो बनाई, और इसमें ये बताया कि जो हनी हंटिंग करने का उस राज्य का या उस गांव का या उस एरिया का आखिरी ग्रुप है, आखिरी समुदाय है जो हनी हंटिंग करता है। हनी हंटिंग का मतलब हुआ जो हम मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को निकालना, और उसको निकालने के बाद में मार्केट में बेचना, और उससे कई तरीके के व्यवसाय जो हैं उस एरिया में होते हैं, वह उसमें बताया जाता है। तो उसको उन्होंने कैमरे में कैद किया, और उस पूरी प्रक्रिया को कैद किया कि कैसे पूरी चीज़ बन रही है। लगभग 40 से 45 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री है जो बताती है कि इस समाज में आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसे संभालने की ज़रूरत है। दूसरा, अरुणाचल के ही फिल्मकार जो हैं दोरजी थोंगतोक, जो हैं सबसे बड़े फिल्मकार माने जाते हैं दोरजी। इनका कहना है कि अगर आपने किसी भी भाषा में सिनेमा बनाया है, जैसे कि आपने हिंदी में बना लिया, छत्तीसगढ़ी में बना लिया, या फिर आपने मलयालम में बना लिया, मलयाली में बना लिया, कन्नड़ में बना लिया, तो उसका दर्शक है। अब भोजपुरी तक का दर्शक अपना अलग से रहा, हमेशा रहा है, या फिर अवधी का भी अगर आप देखें तो एक स्पेसिफिक एरिया है, या मैथिली का भी अपना एक स्पेसिफिक दर्शक मिल जाएगा। लेकिन शेर तुपकेन का, मोनपा का, बोडो का, इनका अपना कोई दर्शक नहीं है। और
और अरुणाचल में तो और ही बुरे हालात हैं कि 4-4, 5-5 हजार जनसंख्या वाले इलाकों पर एक भाषा में फिल्म बनाने का संकट बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी फिल्म लगभग आज के समय में 2 से 2.5 लाख या 5 लाख से कम में फिल्म नहीं बनती है। ऐसे में दोरजी बताते हैं कि मैंने एक नया कल्चर शुरू किया। तारो चुटुंग नाम के एक फिल्मकार थे जो अरुणाचल की पहले फिल्मकार माने जाते हैं, उनके साथ मिलकर के हिंदी में फिल्म बनाना शुरू किया। अब समझिए कि दोरजी ने अपनी भाषा को छोड़ करके अपने समाज के विषय को लेकर के हिंदी में बनाना शुरू किया, और आज लगभग 30-40 फिल्में वो अब तक बना चुके हैं, खुद की निर्देशित की हुई। लेकिन जब मैंने पूछा कि अगर आप हिंदी में फिल्म बना रहे हैं तो हिंदी का दर्शक आपकी फिल्म कैसे देखेगा, क्यों देखेगा, या कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे आपने, तो बताते हैं कि हम फिल्म ना बन रही है, इससे अच्छा है कि फिल्म बन जाए, फिल्म ना बने इससे बेटर है कि फिल्म कोई फिल्म बन जाए, इसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं है कि हमारी सरकार जो है बहुत हमसे हमें हेल्प कर रही है या हमें बता रही है कि आप इतने पैसे लेकर के आप हमारी फिल्म को देख लीजिए या फिल्म को रिलीज करवा लीजिए, ऐसे कोई साधन नहीं है। असम में फिर भी 100 के करीब सिनेमा हॉल हैं, जिनमें 40-30-40 के करीब हिंदी फिल्मों का वहाँ पर कब्जा जमा रहता है। लेकिन और में जो है असमिया सिनेमा देखे जाते हैं। लेकिन अरुणाचल में सिनेमा हॉल की बहुत ज़्यादा कमी है, या फिर मेघालय में भी सिनेमा हॉल ना के बराबर है, या फिर मणिपुर में भी सिनेमा हॉल लगभग 30-40 के करीब सिनेमा हॉल है, लेकिन अब तो वो और भी बंद होने के कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा नागालैंड में भी यही समस्या है, सिक्किम में भी यही समस्या है, जो है मणिपुर में भी यही समस्या है। सिनेमा हॉल की समस्या सबसे बड़ी है, दर्शक की समस्या बहुत बड़ी है, और फिल्म में पैसा लगाने वाले जो वन टाइम इन्वेस्टर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। यह बताता है कि असम या और स्टेट्स या नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर सिनेमा बनाने में और सिनेमा को कह सकते हैं कि एक सिनेमा उद्योग बनाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी है कि अब तक जितना भी काम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि विषय की विविधता बहुत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। 1976 में पदम बरुआ जो एक फिल्मकार थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई गोंगा चिलनोइर पाखी। एक युवा विधवा है और वो 2 पुरुषों से लड़ती है अपने पूरे जीवन काल में। यह वही समय है जब भारत में समानांतर सिनेमा का दौर बताया जाता था, कि एक तरफ अमिताभ की फिल्में चलती थी और दूसरी तरफ श्याम बेनेगल और इस टाइप के जो फिल्मकार हैं वो एक पैरेलल सिनेमा की शुरुआत कर रहे थे। उस समय में पदम बरुआ ने ये फिल्म गोंगा चिलुनीर पाखी बनाई। उसमें बताया कि युवा विधवा जो है वो 2 लोगों से 2 पुरुष से लड़ती है और बताती है कि मैं अपने पूर्व पति के साथ में शादी करना चाहती हूँ, और क्योंकि उसके पति की मौत हो जाती है, और वो जो पूर्व प्रेमी था वो प्रेमी आज सेना में जवान था, सेना में बहुत अच्छी पोस्ट पर था, तो उसने उसकी मदद की। इस पूरी फिल्म को अब यूट्यूब पर फिल्म उपलब्ध है और पदम बरुआ ने इसको क्या खूबसूरत तरीके से इसको अंजाम दिया है। अगर इस फिल्म को अगर समानांतर सिनेमा की श्रेणी में कहीं आपको दिखा हो तो मुझे नहीं लगता, तो क्या किसी तरीके की पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा सकता है कि जब हम समानांतर सिनेमा को भारतीय समानांतर सिनेमा की जब बात कर रहे हैं तब हम क्या असम के सिनेमा को क्या अलग कर देते हैं, क्या नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा को अलग कर देते हैं, या क्षेत्रीय सिनेमा को पूरी तरीके से अलग कर देते हैं। 1982 में जानू बरुआ एक फिल्म बनाते हैं अपरूपा। बहुत सारी फिल्में हमने देखी होंगी जब एक बाप अपने बेटी को पैसों के लिए बेच देता है, और हिंदी सिनेमा में बेसिकली। लेकिन अपरूपा को आप जब देखेंगे तो अपरूपा जबकि असमिया में बनी है, और फिल्म बताती है कि कैसे अपरूपा नाम की लड़की है, उसकी शादी उसके पिता ने इसलिए कर दी थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन था, और उस लोन को चुकाने के लिए, उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने एक चाय बागान के एक मालिक को अपनी बेटी सौंप दी, और जब उसकी इस वजह से उसकी पढ़ाई रुक गई, उसका पूरा करियर चौपट हो गया, और यह बात उसे बहुत हजम नहीं हुई, और उसने जानना चाहा कि मेरी शादी क्यों कर दी गई या क्या था। तो उसे बाद में पता चलता है कि उसे शादी उसकी इसलिए की गई क्योंकि उसके पास लोन था, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था उसका पिता, और इसके बाद फिर वह अपने जो पूर्व प्रेमी है उसके साथ में वो शादी कर लेती है। संध्या राग नाम की एक फिल्म है
जो बताती है कि महिला विमर्श की ये भी फिल्म है। उसमें एक नौकरानी है, उस नौकरानी की 2 लड़कियां हैं जो शहर में काम करती हैं, और उस 2 लड़कियां जो हैं उसमें एक नाम है तारू, एक नाम है चारू। चारू नाम की लड़की को एक बहुत अच्छा घर मिल जाता है काम करने के लिए, लेकिन जो तारू है उसको एक अच्छा घर नहीं मिलता, उसको जहाँ पर वो काम करती है वहाँ उसे प्रताड़ना मिलती है। तो लेकिन जब दोनों वापस घर चली जाती हैं काम करने के बाद, मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो गई हैं पैसे से, तो वापस घर चली जाती हैं, अपने गांव चली जाती हैं। लेकिन वहाँ का समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। और क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है? क्योंकि ये दोनों लड़कियां रात में भी कभी निकला करती थी, क्योंकि किसी दूसरे को घरों में काम करती थी, तो समाज को लगता था कि ये किसी तरीके से ये अलग सोसाइटी की तरफ हो चुकी हैं। एक और फिल्म हेमंत कुमार का जब मैं नाम ले रहा था, तो हेमंत कुमार की फिल्म है डोर द स्पिरिट। महिला एथलीट की एक खूबसूरत कहानी, एक शॉर्ट फिल्म है ये। खूबसूरत कहानी है, एथलीट है एक लड़की, और वो एथलीट जो है लेस्बियन है। आप समझिए कि इस एथलीट की जिंदगी में किस तरीके के विरोधाभास होंगे, किस तरीके का समाज उसके सामाजिक जो कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होगा, यह फिल्म बता सकती है। इसके अलावा मैंने आपको अरिबम श्याम शर्मा की ईशानु नाम की एक फिल्म बताई। ईशानु एक ऐसी फिल्म है जो भारत की तरफ से कांस में जाने वाली पहली फिल्म बनी थी। यह फिल्म जब हम मणिपुर, यह फिल्म मणिपुर की है। एक बहुत सारी कह सकते हैं कि Manish, your mic is no longer working properly. We can't hear you. We can't hear you. सर अभी आपने कुछ ऑन किया है साइड में, वो कुछ वाइब्रेट हो रही है आवाज। सर आपने कोई स्पीकर ऑन किया है अभी? नहीं, उसी वजह से कोई वाइब्रेशन हो रहा है, आपके यहाँ से नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ अभी ठीक है। तो मैं डॉक्टर मनीष प्लीज स्टार्ट कंक्लूडिंग। या हाँ ठीक है। तो अब मैं कुछ ऐसे सुझाव जो हैं जो नॉर्थ ईस्ट के पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं, उनको सुझाव की तरफ बात करना चाह रहा हूँ कि क्यों, कैसे सिनेमा, जो असम का सिनेमा है, ये संकट के दौर से बच सकता है और एक उद्योग की तरीके से काम कर सकता है। जैसे कि और क्षेत्रीय सिनेमा मतलब बहुत अच्छी तरीके से, भारत का कोई भी क्षेत्रीय सिनेमा काम नहीं कर रहा, हालांकि उनकी कैटेगरी में आने के लिए वो काफ़ी होगा। तो इसमें सबसे पहले असम की जो फिल्म स्टेट पॉलिसी जो 2019 में लागू की गई है, उसका सबसे पहले उसको क्रियान्वयन में लागू किया जाए, उसको पूरे तुरंत उसको जारी कर दिया जाए, उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना सबसे पहला काम होगा। इसके अलावा जो भूपेन हजारिका फिल्म इंस्टीट्यूट से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पे फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं, उनको फिल्म बनाने के लिए असम की सरकार फंड पास करे और बताए कि उनको मौका दे कि आप अपने समाज के लिए, अपने सामाजिक चेतना को जगाने के लिए फिल्म बना सकते हैं। दूसरा, असम की जो स्टेट पॉलिसी है उसमें सिर्फ अभी तक फीचर फिल्मों को जगह मिली है, उसमें कोई शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को शामिल नहीं किया गया है। इस पर भी मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को भी शामिल किया जाए, क्योंकि आने वाला जो समय है वह शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को लेकर के ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा फिल्म इंस्टीट्यूट सभी फॉर्मेट में बनने वाली क्षेत्रीय फिल्मों को सब्सिडी मिलना चाहिए, फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। स्टेट फिल्म अवार्ड के अलावा नेशनल अवार्ड या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित फिल्मों के निर्माता निर्देशकों को उनकी अगली फिल्म के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। अभी तक रूल है कि
जो कोई फिल्म अगर आप नेटफ्लिक्स पर उठा के देखिए या अमेजन प्राइम पर अगर आप देखिए या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अगर आप नॉर्थ ईस्ट की फिल्म देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वह फिल्म या तो नेशनल अवार्ड ही होगी, तब वो फिल्म माजराती केतकी अगर नेशनल अवार्ड पा चुकी है तब उसको उसमें शामिल किया गया है। विलेज रॉकस्टार ऑस्कर तक जा चुकी है इसलिए वो नेटफ्लिक्स पर है। अकुनी क्योंकि पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेसफुल हो चुकी है इसलिए वो आज नेटफ्लिक्स पर है। लेकिन रत्नाकर, मिशन गंगा, कंचन गंगा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्में आज भी जो असम की कह सकते हैं कि बड़ी फिल्में हैं वह आज भी नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पर नहीं है। ये हमारे आपके देखने के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तो एक अदर स्टेट के दर्शक के लिए असम का सिनेमा किस तरीके से देखे, वो कहाँ देखे, क्यों देखे और उसे देखने के क्या साधन उपलब्ध हो सकते हैं, इसके लिए भी असम की सरकार को ही सोचना होगा सबसे पहले। इसके अलावा फिल्म सेंसर की प्रक्रिया जो है वह जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके जिसमें उनके प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी सरकार ले। जैसे कि कोई फिल्म मेकर अगर नॉर्थ ईस्ट का फिल्म बना करके सेंसर को देता है सेंसर अप्रूव कराने के लिए, तो सरकार को चाहिए कि उस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए भी कहीं ना कोई व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर जा करके आप सिनेमा हॉल में जा करके कोई फिल्म देखने नहीं जाएगा। तो इसके लिए सरकार को ही सोचना होगा कि उनका सिने कल्चर है उसको कैसे बचाया जा सके। सिने वर्कर वेलफेयर फंड बनाए जाने की भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक वेलफेयर फंड बन जाए। आप देखिए कि प्रदीप कुर्बा या जतिन बोरा जैसे फिल्मकार अगर अपनी पत्नी, क्योंकि उनकी निर्माता हैं इसलिए वो फिल्म बना ले रहे हैं। जतिन बोरा बताते हैं कि अगर मेरी पत्नी अगर नौकरी नहीं करती तो मैं रत्नाकर नहीं बना पाता। रत्नाकर असम के सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म मानी जा सकती है, ऐतिहासिक फिल्म मानी जा सकती है। लेकिन कह रहे हैं कि मैं अगली फिल्म, अगर मेरी पत्नी अगर पैसा नहीं देगी मुझे तो मैं हो सकता है कि मैं अगली फिल्म ना बना पाऊँ, क्योंकि सरकार मदद नहीं कर रही है इन्हें। इसके अलावा अधिक से अधिक सिनेमा हॉल पर भी काम करना चाहिए, अधिक से अधिक सिनेमा हॉल बने और उनमें क्षेत्रीय फिल्मों को सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि आप देखिए कि मराठी अगर महाराष्ट्र में अगर आप देखें कि मराठी सिनेमा किस तरीके से फला फूला, या कन्नड़ का जो है सिनेमा कैसे फला फूला, या तमिल तेलुगु और इस तरीके के सिनेमा क्यों सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ के सिनेमा हॉल में कम से कम 1 या 2 जो फिल्म है वो दिखाई जाना कंपलसरी है। इसके अलावा मोबाइल जो टूरिंग सिनेमा है अरुणाचल का, अरुणाचल में आप देखिए कि अगर कोई फिल्म बनती है तो उसे प्रोजेक्टर और लैपटॉप और इसके ले जा करके 3-3, 4-4 हजार समुदाय लोगों तक वो फिल्म दिखाई जाती है। तो वो टूरिंग सिनेमा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा असम की सिने नीति में जो कुछ नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं, अभी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है या डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, फिल्म क्रिटिक के लिए भी अवार्ड दिया जा रहा है। 50,000 रुपए का 25,000 रुपए की घोषणा अभी स्पेशल ज्यूरी के लिए हुई है पिछले 2-3 महीने पहले, और 30 से अधिक नेशनल अवार्ड उनको असम के जो स्टेट अवार्ड है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन उनको मिलने का कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है कि वो फिल्म किसको दी जा रही है, वो अवार्ड किसको मिल रहे हैं, किन लोगों को मिले, क्योंकि फिल्म को देखने का नजरिया तो कुछ है ही नहीं, देखने के साधन वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो फिल्म को जज कैसे, कौन लोग जज कर रहे हैं? अब आप देखिए कि एहसान मुजीद हर बार कहते हैं कि प्लीज कंक्लूड नाउ इन यस सर। अब जो अरुणाचल पर बेहतरीन फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर एहसान मुजीद बताते हैं कि इंडियन पैनोरमा या फिर जब गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है तो वहां जा करके शाहरुख खान वहां क्या करने जाते हैं, जबकि वो क्षेत्रीय सिनेमा का मंच नहीं है, वो नेशनल सिनेमा का मंच नहीं है। वहाँ बजरंगी भाईजान और इस तरीके की फिल्म नहीं लगती है कि वहाँ सलमान और शाहरुख वहाँ जा करके डांस कर रहे हैं। वहाँ भारत के क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा दिए जाने की बात हो रही है, इसलिए वहाँ से जुड़े लोगों को वहाँ शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सिनेमा हॉल खोलने पर भी काम हो, सिनेमा हॉल कहाँ खोले जाएं, अब आप देखिए कि आसाम में कहीं कहीं पर 3-3 सिनेमा हॉल एक साथ हैं, कहीं 100-100 किलोमीटर तक सिनेमा हॉल नहीं है। इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेज में सिनेमा, मीडिया और फिल्म की शिक्षा दी जाए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सिनेमा पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के सिनेमा के विस्तार के लिए उन्हीं की भाषा में अभियान चलाए जाने की जरूरत है। जैसे वहाँ की शेरतुकेन, अका, मोनपा, सजोलंग, बुगुन, सरतंग जैसी जनजातियां हैं जिन पर फिल्में बनी हैं। लगभग 30 सालों को अगर पूरे इतिहास को देखें तो वहाँ पर इन भाषाओं में फिल्म बन गई है, लेकिन भाषाई संकट है, इसलिए वो हिंदी को
कैप्चर कर रहे हैं, हिंदी को हिंदी पर फिल्म बना रहे हैं, तो यह सरकार की, वहाँ की सरकार को सोचने की जरूरत है कि आप अगर अपनी भाषा को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं तो यह आपके लिए गलत है। तो मुझे लगता है कि समय की सीमा है, इस वजह से इस पूरे क्रम को मैं यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ। फिर भी जल्द ही इस किताब को फाइनल रूप जब सामने आएगा तो हो सकता है कि आप सभी को यह मदद करे। इसके साथ अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर योर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। We are now open to questions and brief comments. Please go ahead. जी, Anyone has any question? रविकांत जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, प्लीज भुवन जी, गो अहेड। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो, और मनीष जी को बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छी जानकारी मिली। मनीष जी, दो तीन आपने तो एक बहुत बड़ा कैनवास को कवर किया, कई सारी भाषाओं की फिल्मों की, कई सारी उत्तर पूर्वी भाषाओं की फिल्मों की बात की। जी, कोई बात नहीं। हाँ, एक दो कौतूहल है कि क्या जिन भाषाओं के फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, फीचर फिल्मों की बात कर रहे हैं, क्या उसको, उन फिल्मों को सुरक्षित रखने के लिए उनका आर्काइव, कोई एक्सक्लूसिव आर्काइव उत्तर पूर्व है जो सिर्फ वहाँ की भाषाओं को, की फिल्मों को सुरक्षित रखने का काम करे, उसको बीच बीच में डिजिटाइज करे, ऑगमेंट करे उसको क्वालिटी को? एक तो यह प्रश्न है। दूसरा कि जब हम उत्तर पूर्वी भाषाओं की, संस्कृति की तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं, और जो हिंदी भाषाई लोग हैं या जो सिर्फ बायलिंगुअल हिंदी या अंग्रेजी समझ सकते हैं, वो कई बार उन सीन्स को तो अप्रिशिएट करते हैं, इस भाषा है कोई दूसरी भाषा है उसको नहीं समझ पाते हैं। क्या एक दूसरा विकल्प हो सकता है, या एक पैरेलल ये हो कि हिंदी भाषाओं में जो फिल्में बने उसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग उत्तर पूर्व के राज्यों में हो, ताकि हम वहाँ की संस्कृति को देख सकें, जगहों को अप्रिशिएट करें। जैसे कश्मीर की भाषाओं में बहुत फिल्में नहीं बनी है, लेकिन कश्मीर के सीरीज हर हिंदुस्तान को मालूम है, क्योंकि बहुत सारी शूटिंग्स होती है। पंजाबी संस्कृति का हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके उसका हमें देखने को मिलता है, उससे हमें पंजाबी संस्कृति का भी आभास होता है। तो क्या उत्तर पूर्व की भाषाओं और संस्कृति को लेकर के हिंदी फिल्मों में उनका ठीक से प्रतिबिंब बने, ऐसा बढ़ावा देना चाहिए, क्या आपको लगता है? तीसरा कि बार बार फंडिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट की बात हो रही है, अवार्ड्स की बात हो रही है, अवार्ड्स के क्राइटेरिया फिक्स करने की बात हो रही है। ये समस्या तो हर तरह की फिल्मों में है कि भाई सरकार का सपोर्ट हो। क्या एक ऐसा एक सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म हो शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से, यूट्यूब फिल्मों के माध्यम से, जहाँ पर कि नए कलाकार, नए तरह के डायरेक्टर्स उसमें भाग ले सके, इस तरह का प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, मतलब एक इनेबलिंग मैकेनिज्म करे, ये नहीं कि बार बार सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार दिए जा रहे हैं। बस इनको दो चार प्रश्नों पर आपके विचार। देखिए, पहला जो आर्काइव वाला सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। 1913 की जो हमारी पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, सिर्फ इसी वजह से आज हमारे पास नहीं है क्योंकि हम उसका डिजिटलाइजेशन और हम उसे आर्काइव नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इस संकट को भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा भी बहुत अच्छी तरीके से आर्काइव नहीं कर रहा अपनी फिल्मों को। लेकिन असम ने अभी हाल में जो अपनी फिल्म नीति प्रस्तावित की है, उसमें एक वेबसाइट बनाने की बात की है कि कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरीके की फिल्म, या चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो फिक्शन फिल्म हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, वह उसे वहाँ पर सहेज सकता है, उसका लिंक वहाँ दे सकता है। बाकी इस तरीके का कोई ऐसा नेशनल आर्काइव जैसा साधन अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या पूरे किसी भी क्षेत्रीय सिनेमा में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट ने किस तरीके, हिंदी सिनेमा ने किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को देखा है या जानने की कोशिश की है, तो मैं आपको बता दूं कि मैरी कॉम जब फिल्म बनती है तो मैरी कॉम में एक जगह एक लोरी का इस्तेमाल किया गया है। वह लोरी जो है जो मेरी कॉम है वो कॉम समुदाय की है, ट्राइबल है, लेकिन जो लोरी पीछे बज रही है वो मैतेई है। तो जब मैंने वहाँ के एक बहुत अच्छे फिल्म क्रिटिक हैं अरुण लोचन दास, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हर बार और बार बार हिंदी सिनेमा से जुड़े फिल्मकार लगातार
नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी खूबसूरती को, हमारे हमारे सोशल आइकॉन को, हमारे समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। अब देखिए आदिल हुसैन को और या फिर किस 2-4 और नाम अगर दिल्ली को देख लिया जाए तो इन दोनों 4 को छोड़ करके कहीं कोई बहुत देर तक टिक नहीं पा रहा। ये मेरे पास पूरा एक चैप्टर है इसमें कि पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े फिल्मकार कौन कौन से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, यह मेरे पास पूरा आंकड़ा है, और कौन कौन से फिल्में बनी हैं जो नॉर्थ ईस्ट में शूट हुई हैं। अब आप देखिए कि एक फिल्म नाम मैं भूल रहा हूँ, फिल्म पूरी तरीके से वहाँ शूट तो होती है, लेकिन शूट करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, वहाँ पर उसके साथ वहाँ की जुड़े हुए फिल्मकारों को जगह देनी चाहिए, वहाँ के लोगों को जोड़ना चाहिए। हेमंत कुमार दास बार बार कहता रह गया कि मुझे रॉक ऑन 2 को जगह दीजिए। रॉक ऑन 2 जैसी फिल्म जब बनाता है डायरेक्टर तो हेमंत कुमार कह रहे हैं कि यार मुझे छोटा सा रोल दे दो, जबकि एक और वहाँ के एक डायरेक्टर हैं हेजेदियप्पा, अरुणाचल के, अपतानी भाषा में वो फिल्म बनाते हैं और उन्हें अपतानी का अरुणाचल प्रदेश का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, लेकिन वह रॉक ऑन 2 में वो जगह नहीं बना पाया, एक छोटा सा रोल नहीं पा सकता है। अब आप समझिए कि जावेद अख्तर क्या फिल्म बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पर। तो अब बात यह है कि फिल्म तो बनाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट पर फिल्म बना करके लोग अपना जो खाना पूर्ति वो तो कर लेंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को मदद करने की जहां बात है तो वो मुझे लगता है कि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके लिए वहां पर कोई संगठन नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट का, अगर कोई फिल्म का संगठन बने और वह यह मांग रखे कि भारत के किसी भी फिल्मकार द्वारा अगर कोई फिल्म नॉर्थ ईस्ट पर बनाई जाती है तो वह वहां पर उस पर 10% या 5% लोग जो हैं यहाँ के होने चाहिए, लोकल होने चाहिए, ये मुझे लगता है ऐसा। और मुझे लगता है मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। Any other question? Any other question? All right then. एक सवाल है इनका कि मणिपुर में सिनेमा 10-15 वर्षों से बैन है, तो यह एक बड़ा अच्छा मामला है कि मणिपुर ने हिंदी सिनेमा को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, और सिर्फ, लेकिन मणिपुर में सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से बैन किया है हिंदी सिनेमा को, ना कि वो सिनेमा के विस्तार के लिए बंद किया। अगर वो सिनेमा के विस्तार के लिए बंद कर रहा है तो उसे मणिपुर की ही, जो मणिपुर में जो बनने वाली फिल्में हैं उनके लिए उन्हें सिनेमा हॉल भी खोलने चाहिए। अब अगर ऐसा हो पाता तो हो सकता है कि बैलेंस होता, लेकिन वो सिर्फ हिंदी के साथ में वो जो क्लैश है पॉलिटिक्स का, उसकी वजह से मणिपुर में चीजें हो रही हैं, बाकी चीजें जो हैं नॉर्मल है वो। All right. Any other question? Okay. So with this we come to an end. As far as this program on study of cinema and politics of northeastern states is concerned, I thank our book writing fellow Dr. Manish. I thank our book writing fellow Dr. Manish Jaisal and all other participants. I can see some 20 people over here for their participation. We will continue to have this webinar series. I think we have another webinar as early as next week. We will intimate you about the new day. Thank you very much. Sir, on 26 we have a webinar. All right. So on 26 at 3 o'clock we have a webinar. I think Professor Anand Kumar is the speaker, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. All right. So our next webinar. In our next webinar, we have Professor Anand Kumar as the speaker. Hope to see most of you there. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Bye. Thank you.